हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का जो टॉपिक है सामूहिक चेतना का विकास किस प्रकार से हुआ भारत में। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद और सामूहिक चेतना का विकास किस प्रकार से हुआ है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको देखना ना भूलें और कोशिश करें कि इसके नोट्स भी आप लोग बना लें। क्लास विशेष रूप से ध्यान रखें और जो बच्चे जैसे रीट्स की वगैरह तैयार कर रहे हैं, यूपीएससी या आरएस की जो भी बच्चे तैयार कर रहे हैं वो भी इससे कुछ टॉपिक्स ले सकते हैं। जैसे सामूहिक चेतना का विकास किस प्रकार से होता है, एक थॉट क्लियर होता है कि सामूहिक चेतना का विकास किस प्रकार से हुआ है भारत में। तो आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखिए, सामूहिक चेतना का विकास क्या होता है। पहले तो हमें यही समझना है, सामूहिक चेतना का विकास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सामूहिक चेतना का मतलब यहाँ ये भी है कि हम अलग अलग सोच रहे हैं, हम एक नहीं सोच रहे हैं। अगर हम एक सोच रहे होते तो हमें ये शब्द लिखने की जरूरत नहीं होती। हमारा पहले ही सामूहिक विकास हो रहा होता है, सामूहिक चेतना का विकास हो रहा होता। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम अलग अलग सोच रहे हैं, हमारे अलग भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य भी अलग है, ये भी हम सोच के चलते हैं। तो इसलिए हमारी जो है विचार है वो नहीं मिल पा रहे हैं। जब विचार नहीं मिल पा रहे हैं तो विचारों में क्या हो रहा है, विचारों में भेद आ रहा है, यानी कि विभिन्नता आ रही है, या विविधता कह सकते हैं हम, विविधता है, विचारों में भेद है। फिर दूसरी चीज है कि विशिष्टताएं भी अलग अलग है। हर आदमी जो है वो विशिष्ट प्रकार से है, यानी कि जैसे मान लो कोई गोरा है या काला है, कोई लंबा है, ऊंचा है, कोई किस समाज से आता है, सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आते हैं। तो उनकी जो विशिष्टताएं हैं, उनकी जो वास्तविकता है वो सब अलग अलग है। उनके जो सोचने के मार्ग हैं, या यूं कहा जाए कि जो धरातल है जिसपे वो खड़े हुए हैं, वो उस पृष्ठभूमि को आधार में रख करके सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पैसे वाला है तो वो दूसरे तरीके से सोचता है कि भाई मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ने चाहिए, या फिर मेरा स्टेटस किन लोगों के साथ में मैच खाता है, तो उसके बारे में सोचता है। गरीब आदमी है वो अलग तरीके से सोचता है कि भाई मुझे किसके साथ रहन सहन करना है, किसके साथ बातचीत करनी है, किसके साथ उठना बैठना है। वो हर आदमी अलग अलग अपने पृष्ठभूमि के अनुसार सोचता है और वो कार्य करता है। तो यहाँ पर जो विशिष्टता है ना, वो भी अलग अलग है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इन सब का होते हुए भी हम देख रहे हैं कि सामूहिक चेतना का विकास हो रहा है। कारण क्या है? तो या यूं कहा जाए कि भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन है। किसका शासन है? ब्रिटिश सरकार का है। किसका शासन है? ब्रिटिश सरकार का है। अब आपसे बात की जाए कि यहाँ पर जो है शासन किसके ऊपर किया जा रहा है, तो भारतीयों पे किया जा रहा है। शासन किसके ऊपर किया जा रहा है? भारतीयों पे। करने वाले कौन है? ब्रिटिश सरकार, मतलब अंग्रेज हैं। तो भारतीयों ने सोचा कि किस तरीके से हमें भारतीयों को एक करना है, क्योंकि यहाँ पर भाषा के आधार पे हम विविध हैं, भाषाएं बहुत हैं हमारे यहाँ पर। आपने देखा है जातियां, धर्म है, ये हमारा जो समाज है वो बहुत सारी जगहों में बटा हुआ है। जातियों में भी जातियां हैं, भाषा में भी और भाषा विभाग बने हुए हैं, धर्म है, धर्म में भी कुछ अलग से संप्रदाय चले हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संप्रदाय के आधार पर भी लोग बटे हुए हैं। तो हम यहाँ एक चीज यहाँ देखें कि भारतीय जो हैं विविध रूपों में बटे हुए हैं। तो इनमें सामूहिक चेतना का जो विकास करना है हमें किस प्रकार से करना है। तो भारतीयों ने सोचा कि भाई ये जो है हमारा शोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारा शोषण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं हमारा शोषण? अंग्रेज कर रहे हैं। किसका शोषण कर रहे हैं? भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। तो इस चीज को समझाना था सारे लोगों को, जितने भी भारतीय जनता है उनको समझाना था कि भाई आपका जो शोषण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? अंग्रेजों के द्वारा हो रहा है। लेकिन ये लोग एक नहीं है भाई, एक नहीं है। अगर एक आदमी सोच रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है समाज पे या फिर ब्रिटिश सरकार पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर सभी लोग उसी प्रकार से सोच रहे हैं ना,
कि भाई ब्रिटिश सरकार हमारा जो शोषण कर रही है तो फर्क पड़ता है। ब्रिटिश सरकार सोचने पे मजबूर होती है या कानूनों में अमेंडमेंट करती है या फिर नए कानून लेके आती है जो जनता के हित में हो, या फिर ये है कि लोगों को सरकार में भागीदारी मिलती है, या यूं कहा जाए कि लोगों को स्वशासन करने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सब लोग इस प्रकार से सोचते हैं तो हमें या यूं कहा जाए कि भारत या ब्रिटिश सरकार को सोचने को मजबूर किया जाएगा। जब भारतीय जनता जब सारी नहीं सोच रही है, कुछ लोग सोच रहे हैं, तो उसका प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो अब बात यहां उठती है कि इसको किस तरीके से एकता के सूत्र में बांधा जाए। किसके सूत्र में बांधा जाए? एकता के सूत्र में बांधा जाए। तो एकता का जो सूत्र है वो किस प्रकार से विकसित किया जाए, ये हमारे जो लोग हैं वो सोच रहे हैं। कि अब देखिए, हमें आप एक चीज बताइएगा कि हम सोचते हैं तो इसका मतलब हमारे आज जो भावनाएं हैं, इच्छा है, उद्देश्य, उनको आधार में रख करके सोचते हैं। मैंने अभी बताया कि गरीब आदमी है जो अलग प्रकार से सोचता है, अमीर आदमी है वो अलग प्रकार से सोचता है, उसकी अलग भावनाएं होती है। तो हमें कहीं ना कहीं इनको बदलने की जरूरत है। इसमें क्या लाना होता है? परिवर्तन लाना होता है। अब परिवर्तन कैसे लाएं कि लोग सोचने लगे कि जो अमीर आदमी है वो भी हमारे जैसा ही इच्छाएं रख रहा है, हमारी जैसी भावनाएं रख रहा है, उसके उद्देश्य एक ही है। तो इन्होंने क्या किया, जो संस्कृति है और संस्कृति कैसी? हमारी प्राचीन, क्योंकि प्राचीन संस्कृति को हमने इसलिए लिया कि प्राचीन काल में हमारे कुछ महान विद्वान रहे हैं, हमारी कुछ उपलब्धियां रही हैं ना। तो अब ये उपलब्धियां चाहे किसी जाति विशेष की रही हो या समाज की रही हो, लेकिन इसे दर्शाया जाता है संपूर्ण समाज के रूप में। किस समाज के रूप में दर्शाया जाता है? संपूर्ण समाज के रूप में। जैसे मान ले जाए भारत का जो उच्च वर्ग है उसकी जो परंपरा रही है वो हिंदुत्व से रही है, हिंदुत्व प्रतीकों से रही है। अब ये वर्ग जो है छोटा है, लेकिन इस वर्ग ने चालाकी से यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जो भी हिंदू हैं वह इन सभी प्रतीकों को एक जैसा मानते हैं। या यूं कहा जाए कि हिंदुओं के मन में यह भावना भरी कि ये प्रतीक जो हैं आपके हैं और आप इनमें आस्था प्रकट करें। तो लोगों ने इन प्रतीकों को अपनी आस्था का प्रतिबिंब मान लिया, अपने विचारों का आदर्श मान लिया, भावनाओं को उनके अनुसार व्यक्त करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि समाज विशेष की ये प्रतीक थे, इन प्रतीकों को हमने अन्य समाजों को स्वीकार करने के लिए, या यूं कहा जाए कि उन्हें ये बताया गया कि ये प्रतीक जो हैं आपके भी हैं। क्योंकि देखिएगा, कोई भी महान कार्य जो है वो गरीब आदमी ने तो नहीं किया होगा, पहले किया होगा तो उच्च वर्ग नहीं किया होगा, राजा महाराजाओं ने किया होगा। तो ये जो उपलब्धियां रही होंगी ना उस समय की, उनको ऐसा दर्शाया जाता है कि ये पूरे भारत की उपलब्धियां हैं। ये नहीं दिखाया जाता है कि ये उच्च वर्ग की उपलब्धियां रही हैं। गरीब, यहाँ आप देखिएगा, एक चीज समझने की यहाँ पर है कि समाज जो होता है, समाज में हमेशा गरीब अमीर सभी प्रकार के लोग रहते हैं ना। और दूसरी चीज ये कि समाज में आज से शोषण शुरू नहीं हुआ, या यूं कहा जाए कि ब्रिटिश शासन काल आया है उसके बाद में ही यहाँ पर शोषण शुरू हुआ है लोगों का। यहाँ पर गरीबी शुरू हुई है, यहाँ पर ही शोषण या यहाँ पर ही उत्पीड़न शुरू हुआ है। ऐसा हम माने तो ये हमारी भूल होगी, क्योंकि समाज जो होता है, समाज छोटे से लेकर के और बड़े से लेकर के मिलकर बनता है। दूसरी चीज है कि भारत में जो समाज रहा है वो प्राचीन काल से ही उच्च वर्ग का दबदबा प्रभाव रहा है। तो गरीबों का जो गरीबों की उपलब्धियां रही हैं वो नगण्य रही हैं, या यूं कहा जाए कि उनको इतने अवसर नहीं मिले जिसके कारण से वो अपने उपलब्धियों को
या उपलब्धि दिखा सके या अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके या अपना ज्ञान जो है या अपनी जो क्षमताएं हैं उनको प्रदर्शित कर सके। तो समाज में अगर उपलब्धियां रही हैं तो वह उच्च वर्ग की उपलब्धियां रही हैं। अब भारत में जब ब्रिटिश सरकार आई तो ब्रिटिश सरकार के कारण यहाँ के जो लोगों की दुर्दशा हुई है उसको व्यक्त किया जा रहा है। किससे तुलना की जा रही है? ये तुलना की जा रही है कि हमारे प्राचीन काल में हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो बहुत महान रही है। अब इसी संस्कृति और सभ्यता को समाज के सभी वर्ग सोच रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों की संस्कृति सभ्यता रही हुई, जबकि ऐसा तो है ही नहीं ना। लेकिन भावनाएं लोगों में भरनी थी, लोगों में ये चेतना लाना था कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति है वो बड़ी महान रही है। तो अब यहाँ ये देखने की बात है कि जब हम वहाँ की सभ्यता और यहाँ की इस वर्तमान स्थिति को हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति श्रेष्ठ है। दूसरी चीज, अब जब हम इस चीज को अच्छा मानते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति अच्छी है, तो हम यह महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत महान रहे होंगे। हमने उनमें वो आस्था की एक भावना प्रकट करने का प्रयास किया। अब जब लोग सोच रहे हैं हम इतने महान रहे हैं, तो लोगों ने सोचा कि हम सभी ही रहे होंगे, हमारी सबकी यही उपलब्धि रही होगी। तो सभी लोगों में एकता की भावना का विकास होता है कि नहीं होता है? स्वाभाविक रूप से होता है संस्कृति के कारण। अब देखिए, हमने संस्कृति, जैसे यहाँ पर संस्कृति की बात करें हम, मैं मिटा देता हूँ। फिर दूसरी चीज है कि अब इसमें और इच्छाएं व्यक्त करना है। जैसे प्रतीक, हमने बात की प्रतीकों की कि कौन कौन से प्रतीक लाए गए। जैसे आपने देखा होगा सत्यमेव जयते लाया गया। सारनाथ वाला आपने देखा होगा, जो है चार मुँहे वाला सिंह लाया गया। वो सारनाथ का जो स्तंभ है वो लाया गया। उससे लोगों में हमने देखा कि बहुत ज्यादा भावना, जो यूं कहा जाए कि जो हमारे लोगों की जो एक कला है, सोच है, वो कितनी महान रही होगी। तो इस चीज को हमने देखा। फिर हमने देखा कि भारत माता का चित्र बनाया गया, भारत माता का चित्र बनाया गया। इस चित्र के कारण से लोगों में क्या है, भारत के प्रति, किसके प्रति? भारत के प्रति क्या व्यक्त की जा रही है कि आप इसमें अपनी आस्था व्यक्त करें। भारत में आस्था प्रकट करने के लिए भारत माता का चित्र लाया जाता है। दूसरी चीज है कि अब इसे देवी के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। किसके रूप में? देवी के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। और हमारी जो भारतीय सभ्यता जाता है कि हम जो भी हमारे देवी देवता है उनके प्रति हम श्रद्धा भाव रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनके प्रति हम गलत नहीं सोचते हैं। तो ये जो भावना है ये हमारे अंदर भरी जा रही थी, लाई जा रही थी, ताकि हम लोग एकजुट हो सकें, हम एकता के सूत्र में बंध सकें, सामूहिक चेतना का विकास हो सके। फिर दूसरी चीज है कि ये कौन लाया था? सबसे पहले आपने देखा होगी बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी एक पुस्तक थी जिसमें इसका उल्लेख किया है, आनंद मठ, एक उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का। उसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि भारतीय माता का जो चित्र है वो किस प्रकार से होगा, जिसे उन्होंने दिखाया कि एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया उन्होंने। तो इसका जो उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? आनंद मठ में मिलेगा। और आनंद मठ में ही अब भारतीय जो प्रतीक हैं, जैसे भारत माता है, इसकी स्तुति अगर करना है तो हमें स्तुति के लिए भी कोई मंत्र होना चाहिए। तो इन्होंने वंदे मातरम जो है एक गीत की रचना की, जिसको हम आज भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में भी जानते हैं, वंदे मातरम, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये भावना जो है लोगों में भरी जा रही थी, सामूहिकता की भावना का विकास किया जा रहा था। इसके लोक गाथाएं हैं, लोक गाथाएं मान लो, गीत मान लो, है ना, कला मान लो, ये क्या है? जो स्थानीय लोग हैं उनकी
उनकी कला को प्रदर्शित किया जाता है, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। और ये ही वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो साहित्य मूल कौन सा है, साहित्य, वास्तविक साहित्य अगर भारतीयों का माना जाए तो इसी को ही मानेंगे हम, क्योंकि लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का जो सबसे अच्छा जो साधन था वो था वहाँ की छोटे छोटे लोकगीत, उनके गाथाएं, कहानियां, जो उनकी कविताएं थी उन्हीं से। अब उनमें हम देखते हैं कि उनकी भावनाओं को उनकी भावनाएं उसमें झलकती हैं। तो ये ही वास्तविक रूप में भारत का वास्तविक साहित्य था, असली साहित्य जो था वो ये था। जब हम इस साहित्य का जो है हम गायन करेंगे, जैसे कुछ लोग जातियां थी, चारण और भाट, जो जातियां हैं वो इनको गायन का काम करती हैं। जब गायन करेंगी तो गायन कहाँ करेंगी, गांव गांव में जाकर के करेंगी। गांव गांव में जाकर के लोग जब लोगों को सुनाएंगे, ये लोग अपनी गाथाओं को सुनाएंगे, किसी महापुरुष की जीवनी के बारे में बताएंगे, किसी राजा महाराजा की जीवनी के बारे में बताएंगे, किसी आदर्श पुरुष के बारे में, किसी संत के बारे में, किसी सेवाभावी पुरुष के बारे में अगर ये लोग बताएंगे कि हमारे देश में इस प्रकार से लोग हुए हैं, तो लोगों में ये भावना का विकास होता है, सामूहिक चेतना का विकास होता है कि हमारे देश में भी इस प्रकार के लोग हुए हैं। तो ये भी हमारे देश में जो है सामूहिक चेतना के भावना विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे एक नेत्सा चटर्जी है, सॉरी नेत्सा शास्त्री एक महिला है, शास्त्री जो है एक तमिल उपन्यास है जिसका फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, क्या नाम है इसका, फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। ये जो तमिल में जो गाथाएं हैं उनका संकलन किया गया है इसमें। किसमें किया गया है, इसमें किया गया है, फोकलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हमने जो छोटी छोटी जो चीज़ें चल रही थी उनको एकत्रित किया, उन पर संकलन किया, और संकलन करके हमने लोगों को बताया कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो साहित्य है वो बड़ा समृद्ध रहा है, अच्छा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो साहित्य, हमारी लोक गाथाएं हैं, गीत हैं, कलाएं हैं, उनके कारण से लोगों में जो भावनाएं हैं विकसित हो रही हैं वो कैसी विकसित हो रही हैं, लोगों में किस प्रकार से सोच को डाला जा रहा है। फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं, अब देखिए ऐसा नहीं है कि लोक गाथाओं का विकास केवल उसी समय हुआ था, आज भी लोक गाथाओं का विकास होता है, और ये कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को व्यक्त करती हैं। चलो छोड़ते हैं इस चीज को। अब इसके बाद में और कौन सी चीज है कि जो है सामूहिक चेतना का विकास करती है, इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई। देखिए ये कैसे हमारे सामना हमारी जो है सामूहिक चेतना का विकास करने में सहायक थी। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, देखिए होता क्या है कि जो विजेता होता है वो इतिहास अपने तरीके से लिखता है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने अपने तरीके से इतिहास को लिखा, लोगों को बताया कि यहाँ के लोग तो असभ्य हैं, आदिम हैं, यहाँ लोग तो मंदारी हैं। इस प्रकार से मंदारी, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा मंदारियों का मंदारी जो है वो खेल करते हुए हर जगह दिखाई देंगे, तो भारतीयों को मंदारी कहा जाने लगा। जब विदेशी विदेश जाते थे तो वो कहते कि हम मंदारियों को देख के आ रहे हैं, वहां पर जादूगर बहुत ज्यादा है। तो खैर ये अलग बात है कि हमारे बारे में मजाक बनाया जाता है कि सारे लोग मंदारी थोड़ी हैं, हमारे लोग तो विद्वान भी रहे हैं, और हमारे लोग तो नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, कृषक भी हैं, मजदूर भी हैं, सभी प्रकार के यहाँ पर लोग पाते हैं। एक संकीर्ण सोच हो जाती है कि भाई एक व्यक्ति को देख करके सारे व्यक्तियों की पहचान की जाती है, उनका आकलन की जाती है। इसको कहते हैं अवैध समानीकरण, कहते हैं कि हम एक व्यक्ति को देख करके या एक से दो व्यक्तियों को देख करके हम कह देते हैं कि ये तो सारे ऐसे ही हैं। जैसे मान ले जाए एक कोई प्यार में जो लूटा पिटा बैठा होता है तो वो लोग भी क्या सोचते हैं कि
सारे लोग इसी प्रकार से होंगे। या एक व्यक्ति है, एक लड़का है, एक लड़की है, उसका किसी ने दिल तोड़ दिया और दिल तोड़ने के बाद में वो ये सोच बैठे कि सारे दुनिया के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं सब एक जैसे हैं, अब मुझे किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखना। तो ये एक प्रकार से अवैध समानीकरण हो जाता है। तो खैर छोड़िए इन चीजों को। तो देखिए व्याख्या जो है, पुनर्व्याख्या किस प्रकार से हम करते हैं। हमने देखा कि जो इतिहास की जो व्याख्या है अभी तक किसने की है? अंग्रेजों ने की है। किसने की है? अंग्रेजों ने की है। अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या माना है? आदिम। क्या माना है? आदिम, असभ्य माना है ना। और क्या माना है? मदारी माना है ना। तो भारतीयों को हमें क्या बनाना है? सभ्य बनाना है। हम भारत पे शासन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इन्हें सभ्य बना सके। लेकिन ये तो हमें हीन भावना प्रकट कर रही है ना, हमें हीन भावना प्रकट कर रही है। तो हीन भावना क्या है? हमारे अंदर डाली जा रही थी। अब हमें क्या करना था? हमने कहा कि भाई इतिहास का पुनर्व्याख्या की जाए, इतिहास को दोबारा लिखा जाए। और वो लिखा किसके द्वारा जाए? भारतीयों के द्वारा लिखा जाए। भारतीयों के द्वारा लिखा जाए। इसमें क्या लिखी जाए? महान उपलब्धियां लिखी जाए, हमारी महानता की चीजों को लिखा जाए, हमारी उपलब्धियों को लिखा जाए। क्या लिखा जाए? हमारी उपलब्धियों को। क्या लिखा जाए? उपलब्धियों को लिखा जाए, ताकि ये हमें गौरवान्वित कर सके और हमें गर्व हो सके इनके ऊपर। जब हमें गर्व होगा तो हम अपने इतिहास के प्रति जुड़ेंगे और हमारे जो और लोग हैं उनमें भी एक सोच पैदा होगी कि हमें भी अपने इतिहास को जानना चाहिए। जब हम इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, लोग एक दूसरे के नजदीक आएंगे और उनमें सामूहिक चेतना का विकास होगा। तो हमारा इतिहास रहा है, उसको हम अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज है कि इतिहास के साथ साथ हम दूसरे जो वर्तमान शासन है उससे भी तुलना करके देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो आज हमारी दुर्दशा हुई है वो इसी शासन की वजह से हुई है। तो ब्रिटिश शासन के प्रति जो है हमें भावना का इस प्रकार से विकास करना था कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करने का हमने एक अवसर तलाश किया और हमने ये भी देखा कि अंग्रेजों को किस तरीके से हम गलत साबित कर सकते हैं, बुरा साबित कर सकते हैं, या यूँ कहा कि जो उनके द्वारा हमारे लोगों पे जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, वो उसको किस तरीके से हम अभिव्यक्त कर सके ताकि लोग समझ सके कि भाई वास्तविक रूप से जो है अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। और हम ये भी करें कि भाई हम इनके विरुद्ध एकजुट हो सके। तो इस तरीके से हमने जो है एक इतिहास की पुनर्व्याख्या करके एकता की भावना का विकास किया। तो इसके अलावा आप और देखते हैं। हाँ, एक जो है झंडे के बारे में भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए कोई भी चीज है कि एक राष्ट्रीय पहचान होती है, जैसे भारत माता एक राष्ट्रीय पहचान है। जैसे हमारे सामने एक भारत माता का चित्र आता है तो हम समझ जाते हैं कि भारत का चित्र है और ये भारतीय पहचान जुड़ी हुई होती है। तो एक झंडा भी होता है जो भी पहचान होती है उसकी राष्ट्र की क्या होती है? राष्ट्र की पहचान होती है। क्या होती है वो? राष्ट्र की पहचान होती है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, राष्ट्र की जो पहचान है ना वो झंडा है। झंडा एकमात्र झंडा जो है वो राष्ट्र के बारे में बता देता है, अच्छा ये वो देश है। उस देश के हमारे मन में जो है अनेक तस्वीर आ जाती है कि अच्छा भारत की, जैसे मतलब भारत का चित्र या भारतीय झंडे का जैसे ही चित्र हमारे सामने आएगा तो हमें भारत की जो भी वास्तविकताएं हैं, भारत की जो भी वीर गाथाएं हैं, भारत के बारे में जो भी लोग किंवदंतियां रही हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, जो स्वतः हमारे दिमाग में चीजें आ जाती हैं। तो झंडे का विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले देखिएगा झंडे का विकास आपने देखा होगा स्वदेशी आंदोलन में किया गया। स्वदेशी आंदोलन में जो है लाल, पीला और हरा,
इनका प्रयोग किया गया। दूसरी चीज है कि स्वदेशी आंदोलन में लाल पीला हरा, ये लाल जो है ये अलग अलग चीजों को या अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका था। जैसे लाल है हिंदुओं के लिए, पीला है जो है वह वैष्णव धर्म के लिए करते हैं, और हरा है जो या यूं कहा जाए कि मुस्लिमों के लिए, है ना। तो ये लाल है जो भगवा कलर है। तो इस तरीके से जो है इनका प्रयोग किया गया। फिर दूसरी चीज है कि इनके अलावा हमने इसमें जो झंडा है इसमें चांद को अर्ध दिखाया है, अर्ध चंद्र दिखाया गया है। जो अर्ध चंद्र है वो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये 1905 में विकसित किया गया। फिर 1921 तक गांधी जी ने भी अपना एक झंडा विकसित कर लिया था। गांधी जी ने कैसे किया? लाल, हरा और पीले की जगह सफेद कर लिया। क्या कर लिया था? लाल, सफेद और हरा। अब इस अर्धचंद्र के स्थान पर उन्होंने क्या कर लिया? यहां पर चरखा। अब चरखा क्यों लेके आए गांधी जी? कि गांधी जी पहली बात तो चरखा काटते थे, यानी कि सूत काट देते थे। सूत काटते थे तो एक तो ये थे कि सूत काटने से लोगों को क्या मिल रहा है? स्वरोजगार मिल रहा है ना, स्वरोजगार। इससे क्या हो रहा है? स्वावलंबी बन रहा है। क्या बन रहा है? देश स्वावलंबी बन रहा है, लोग स्वावलंबी बन रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो ये जो है स्वावलंबी का प्रतीक माना जाता है। झंडा जो है वो एकता का प्रतीक भी बनता जाता है। लोग उसे एकता के सूत्र में बनते। जैसे मान लेते हैं हम अगर कहीं आंदोलन कर रहे हैं, अगर हमने एक चित्र ले लिया तो उस चित्र के प्रति हमारी भावनाएं क्या हो जाएंगी? सकारात्मक हो जाएंगे। और उस चित्र को लेकर के हम जब भी जाएंगे तो लोग हमारे बारे में यही सोचेंगे कि ये वही व्यक्ति हैं जो आंदोलन कर रहे थे, ये उसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जो आंदोलन करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति हमारे प्रति जो भावना थी वो बदल गई, और जो हमारे साथ थे उनकी भावना भी हमारे प्रति बदल गई है। तो वो लोग जो इस प्रकार के शोषण से पीड़ित हैं वो लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और जो दूसरे अगेंस्ट में जो पीड़ित या यूं कहें कि उत्पीड़क हैं जो, वो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में इस प्रकार से सामूहिक चेतना का विकास हुआ। कैसे कैसे हुआ? आपने देखा प्रतीक चिन्हों के भारत माता का चित्र लाया, फिर राष्ट्रगीत लेके आए, फिर उसके बाद में हमने देखा कि इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई, फिर लोक गाथाओं लोक गीतों के बारे में हमने देखा। तो कहीं ना कहीं इनसे क्या होता है? हमारे राष्ट्र का या राष्ट्रवाद का विकास होता है, सामूहिक चेतना का विकास होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ एक चीज देखने की है कि जब हमारे देश में विविध संप्रदाय हैं, धर्म है, भाषा है, संस्कृति, रीति रिवाज है यहाँ पर, तो कुछ लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। या यूं कहा जाए कि जैसे मान लेते हैं कि भारतीय जो ये परंपरा चल रही थी, विचारधारा जो चल रही थी, वो हिंदुत्व को लेकर के चल रही थी, हिंदू प्रतीकों को लेकर के चल रही थी। तो जो दूसरे धर्म के जो लोग थे वो इस धारा से अलग होते जा रहे थे। उनमें ये भावना जो है कि ये जो विचारधारा है ये हिंदुत्व की विचारधारा है। दूसरे जो विचारधारा को मानने वाले लोग थे वो धीरे धीरे उस विचारधारा से या उस धारा से अलग हो रहे थे जो आंदोलन कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हिंदुओं के अलावा जो अन्य संप्रदाय थे वह इस विचारधारा से अलग हो गए। उन्होंने भी अपने अपने प्रतीकों का निर्माण किया, उन्होंने भी अपने अपने झंडों का, अपने राष्ट्रगीतों का, राष्ट्रगानों का अलग रूप से विकास किया। तो अब जो ये भावना है ना राष्ट्रवादी सामूहिक चेतना की, ये कुछ लोगों में हो पाई, सब में नहीं हो पाई।
जिनमें नहीं हो पाई उन्होंने अपने तरीके से अपनी सामूहिक चेतना का विकास किया। तो ये दो भावनाएं विकास कर रही हैं, या फिर बहुत सारी भावनाएं जो हैं विकसित हो रही हैं, उनमें अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो भी अलग अलग हो रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है विभाजन का कारण जो है वो ये भी है कि हमारे यहाँ पर जो विचारधारा उत्पन्न हुई थी वो हिंदुत्व से प्रेरित हुई थी, और जो हिंदुत्व से अलग जो विचारधारा थी वह अलग थी। और इसी के कारण से आपने देखा होगा 1940 तक आते आते द्विराष्ट्रीय सिद्धांत लोगों में विकसित हो गया था कि संस्कृति जब दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग संस्कृति को मानने वाले जो संप्रदाय हैं वो एक नहीं रह सकते, वो एक हो ही नहीं सकते। इसलिए दोनों संप्रदायों को या दोनों संस्कृतियों को अलग कर दिया जाए। तो दो राष्ट्र का सिद्धांत जैसे 1940 में भी